जूठन आत्मकथा के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस प्रकार वार्ष्णेय जी पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं और वाल्मीकि जी को फंसाने की पूरी कोशिश करते हैं आवासीय कॉलोनी में बसे दुकानदारों से वसूली के काम में, जिसको पूरा करने के चक्कर में दो अधिकारी पहले ही पिट चुके थे। तो वार्ष्णेय जी को लगता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भी या तो इसमें उनकी पिटाई लग जाएगी और सार्वजनिक रूप से उनको अपमानित करने का एक मौका उनके हाथ आ जाएगा, या अनुशासनात्मक कार्यवाही उनके खिलाफ होगी यदि वे वसूली ना कर सके तो। लेकिन किस खूबी से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी आपसी सौहार्द का माहौल बनाकर दुकानदारों को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर उस काम को कर दिखाते हैं जो दूसरे अधिकारी ना कर सके। अब आगे आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। आइए मूल पाठ की तरफ बढ़ते हैं। एक दिन मखीजा साहब के पीए का फोन आ गया था। वाल्मीकि जी साहब याद कर रहे हैं, कितनी देर में आ सकते हो? मैंने कहा मैं अभी आता हूँ, कोई खास बात है? मैंने जानने की कोशिश की। पीए ने कहा मेरे ख्याल से कोई खास बात नहीं है, फिर भी कह नहीं सकते। वैसे आज साहब अच्छे मूड में हैं, आ जाओ। मुझे देखते ही मखीजा साहब काफी गर्मजोशी से मिले थे। ये हमारी पहली मुलाकात थी। पहली मुलाकात में इस गर्मजोशी से मिलने का शायद ये भी एक कारण रहा होगा कि मखीजा साहब के कानों तक भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा किए गए उस असाध्य काम की खबर पहुंच गई होगी जो दुकानदारों से वसूली का था। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। कुछ पल वे मेरी ओर देखते रहे, फिर मेरे बारे में पूछताछ करते रहे। मसलन अब तक किस फैक्ट्री में काम किया है, किस क्षेत्र में कितने अनुभव हैं, आदि आदि। जब उन्हें पता चला कि मैं अनुसंधान एवं विकास कार्य से लंबे समय से जुड़ा रहा हूं और मैकेनिकल डिजाइनिंग का मेरा लंबा अनुभव है, तो बोले फिर स्टेट ऑफिस में आपकी पोस्टिंग कैसे हो गई? मैंने कोई उत्तर नहीं दिया था। एक बार तो लगा कि कह देता हूँ कि ये जो मेरा सरनेम है यही मेरी योग्यता बन गया है वार्ष्णेय जी की नजर में, लेकिन चुप रहा। पता नहीं मेरे इस उत्तर से मखीजा साहब कैसे रिएक्ट करेंगे। वैसे भी हमारी पहली मुलाकात है, कहीं कोई गलत संदेश न चला जाए, यही सोचकर चुप रहा। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो यही सोचकर वाल्मीकि जी भी चुप रह गए होंगे कि यदि कुछ उल्टा सीधा निकल गया तो शायद मेरे खिलाफ एक और अधिकारी को खड़े होने का मौका मिल सकता है। वे मेरी ओर देखते रहे, फिर अचानक बोले किसी उत्पादन विभाग में आना चाहोगे? मैंने उनकी ओर देखा, काफी गंभीर लग रहे थे। जी जरूर, वैसे भी मेरा मन का काम यहाँ है नहीं। उस अनुभाग को तो कोई भी देख सकता है, मैंने धीमे स्वर में कहा। अर्थात इन्होंने बता दिया कि मेरे सरनेम के चलते पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर ये अनुभाग मुझे दिया गया था, पर यह अनुभाग तो कोई भी अधिकारी देख सकता है, उसके लिए वाल्मीकि सरनेम होने की कोई जरूरत नहीं। एक सप्ताह के अंदर मेरी पोस्टिंग विजयंता विभाग में हो गई थी। इस अनुभाग में T-72 गन की असेंबली होती थी। कुछ विशिष्ट पार्ट्स भी बनाए जाते थे। अनुभाग काफी बड़ा था, लगभग 200 कुशल कामगार उसमें काम करते थे, जिसका वार्षिक टर्नओवर भी काफी बड़ा था। इस पोस्टिंग से मेरा मनोबल बढ़ गया था। मन में जो हीन बोध बैठा हुआ था वह भी एक ही झटके में खत्म हो गया था। तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी में हीनता बोध भरने के। तो आखिर थे तो वे भी इंसान ही, कभी ना कभी तो ये सब चीजें आप पर हावी होने लगती हैं। एक वक्त तो ऐसा जरूर आता है जब आपके ऊपर नकारात्मक विचार हावी होने लगते हैं, और वही धीरे धीरे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के ऊपर होने लगा था। लगातार हर कदम पर उन्हें काबिलियत साबित करनी पड़ती थी। बेशक काबिलियत का सर्टिफिकेट लेने वाले उनसे कम काबिल हों, लेकिन इस विभाग के मिलते ही उनमें वो सकारात्मक सोच, वो कॉन्फिडेंस वापस लौटने लगा था। इस अनुभाग में सुबह से शाम तक काफी व्यस्त रहना पड़ता था। दिन में 2 बार मखीजा साहब का राउंड होता था। यह एक ऐसा नियम था जिसमें कभी भी छूट नहीं थी। उत्पादन के प्रत्येक चरण पर उनकी नजर रहती थी। कहीं भी जरा भी कोताही हुई कि वहां तैनात अधिकारी की खैर नहीं। बेहद सख्त और तीखा बोलते थे। लेकिन इससे मुझे एक बड़ा फायदा यह रहा कि नए काम को समझने में मखीजा साहब से काफी मदद मिली थी। लेकिन बाहर स्टेट ऑफिस में जिस तरह मित्र मंडली बेरोक टोक मिलने लगी थी, उस पर अंकुश लग गया था। बाहरी व्यक्ति का फैक्ट्री में आना संभव नहीं था। ढेरों औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थी। इससे पहले जो सीवर डिपार्टमेंट वाला डिपार्टमेंट इन्हें सौंपा गया था, उसमें क्योंकि वो पब्लिक डीलिंग का काम था,
जैसे कि इनके मित्र कांबले जी ने इनको समझाया था कि पब्लिक डीलिंग का काम है और यहाँ पर कोई भी बेरोक टोक आ सकता है, इसलिए यहाँ पर साहित्यिक मित्रों का और साहित्यिक चर्चाओं का दायरा बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के हाथ लगा था और बहुत जल्दी ही उनका दायरा भी विस्तृत होने लगा था। लेकिन यहाँ ये क्योंकि ऐसा काम था जिसमें सरकार की तरफ से कड़ी निगाह रहती थी और बाहरी व्यक्तियों का आना जाना यहाँ अलाउ नहीं था, या अगर था भी तो बेहद फॉर्मेलिटीज के साथ, तो इसलिए उनके साहित्यिक चर्चाओं की गोष्ठियों पर मिलने जुलने पर थोड़ा अंकुश लग गया था। खमारिया से आगे प्रूफ रेंज थी जहां जीसीएफ से में निर्मित गन का फायरिंग ट्रायल होता था, वहां भी कभी कभी जाना पड़ता था। एक रोज अचानक मिसेस मखीजा का फोन आया था। उस वक्त मैं वर्कशॉप में मखीजा साहब के साथ राउंड पर था। जब ऑफिस क्लर्क ने बताया कि मैडम मखीजा फोन पर हैं, तो मुझे लगा कि शायद वे मखीजा साहब से बात करना चाह रही होंगी, लेकिन मखीजा साहब ने कहा, अरे हाँ, वे सुबह कुछ कह रही थी, जाओ जाकर बात करो, शायद आपसे कुछ काम है उन्हें। मैं एक अजीब सी दुविधा के साथ फोन पर आया था। बस जैसे ही मैंने हेलो कहा, वे बोली, मिस्टर वाल्मीकि, आपसे एक व्यक्तिगत काम है, क्या आज शाम को आप मेरे बंगले पर आ सकते हैं? जी मैडम, कितने बजे आना है? मैंने पूछा। आ जाना 7 बजे तक, और हाँ, मिसेस वाल्मीकि को भी लेते आना। रात का खाना आप लोग हमारे यहीं खाएंगे। ओके। उन्होंने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया था। मैं उनके इस निमंत्रण से थोड़ा हैरान भी था कि हमें डिनर पर बुलाया जा रहा है या कोई और वजह है। वैसे भी एक वरिष्ठ अधिकारी दूसरे कनिष्ठ अधिकारी को डिनर पर बुलाए, यह कल्चर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कल्चर में नहीं था। इस तथ्य से मैं अच्छी तरह परिचित था। तो डिफेंस में भी ये कल्चर नहीं है कि ऑफिसर ग्रेड के जो लोग हैं वो अपने सुबॉर्डिनेट्स को इनवाइट करें। तो ये एक सामंती सोच जो डिफेंस में व्याप्त है, उसका पूरा ब्यौरा यहाँ जगह जगह मिला है कई प्रसंगों में कि किस तरह की सामंती सोच डिफेंस में होती है। जैसे साहित्य में मैंने पहले भी कहा था कि एक अदृश्य सत्ता साथ साथ चलती है, वैसे ही डिफेंस में भी एक अदृश्य सत्ता कायम है जो सामंतवादी सोच रखती है। इसमें सिर्फ कास्ट डिवीजन ही नहीं, ये क्लास डिवीजन को भी बहुत आगे तक लेके जाती है कि यदि आप सबॉर्डिनेट हैं तो कोई ऑफिसर आपको खाने पे इनवाइट नहीं करेगा, आप उसको चाहें तो कर सकते हैं। मन में कई तरह के सवाल दस्तक दे रहे थे। फिर भी मैंने चंदा को फोन किया कि शाम को मखीजा साहब के घर डिनर के लिए जाना है। मिसेस मखीजा का फोन था। इस निमंत्रण से चंदा को भी हैरानी हुई थी। हम लोग अभी तैयार ही हो रहे थे कि बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो नीचे सरकारी गाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर ने मुझे देख लिया था। सर, मैडम मखीजा ने एक गाड़ी भेजी है। ठीक है, थोड़ी देर रुको, अभी आते हैं, मैंने ड्राइवर को इंतजार करने के लिए कहा। चंदा गाड़ी में के आने से और ज्यादा हैरान हुई थी। लगता है कुछ ज्यादा ही खास बात है जो मैडम मखीजा ने गाड़ी भी भिजवाई है। जब हम मखीजा साहब के बंगले पर पहुंचे, मिसेस मखीजा बाहर पोर्च पर खड़ी हमारा इंतजार कर रही थी। मैं उनसे पहली बार मिल रहा था। फोन पर तो कई बार बात हुई थी, वह भी जब मैं स्टेट ऑफिस देख रहा था, और वह हर रोज अतिरिक्त लेबर बंगले पर भेजने के लिए कहती थी। ये पहले भी जिक्र हुआ था कि उनका बंगला काफी बड़ा था और हर रोज 2 जो लेबर थी उससे ज्यादा की वे डिमांड किया करते थे। उन्होंने आदर पूर्वक हमारा स्वागत किया था। ड्राइंग रूम में बैठाकर वे बेहद शालीनता और अपनेपन से बात कर रही थी। उनके व्यवहार में ये आभास तक नहीं था कि वे जीसीएफ के एडिशनल जनरल मैनेजर की पत्नी हैं, जो इस वक्त सीधे सीधे मेरे बॉस हैं। इस बीच हमारी बातचीत के बीच मखीजा साहब भी शामिल हो गए थे। उनका व्यवहार भी बदला हुआ था, काफी घुल मिल कर बतिया रहे थे। अचानक बातचीत का रुख बदल गया था। मिसेस मखीजा ने कहा, वाल्मीकि जी, मैं आपको एक गीत सुनाती हूँ, यह बताइए कैसा है। और उन्होंने एक बेहद लोकप्रिय फिल्म का गीत गाना शुरू कर दिया जिसे लता मंगेशकर ने गाया था। मिसेस मखीजा ने बेहद खूबसूरती से गाना गाया था। उनका गला भी बहुत सुरीला था, ताल सुर की भी पूरी जानकारी थी उन्हें। गाना खत्म होने पर मैंने उनकी प्रशंसा की तो वे बोली, लेकिन वाल्मीकि जी, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। मैंने कहा, मैडम, ये तो संगीत का मामला है जिसमें मैं जीरो हूँ, भला इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूँ? कर सकते हो, मुझे पता है आप कवि हैं,
बस इतना करना है कि इस गाने की धुन पर आपको अपने शब्द बैठाने हैं। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया, यानी मुझे इस गाने की पैरोडी लिखनी है। एक कवि के लिए इससे बड़ी सजा क्या होगी कि उसे पैरोडी लिखने के लिए कहा जाए। क्षण भर को तो मैं उनका मुंह ताकता रह गया, क्योंकि इतना सुरीला गला और इतनी अच्छी प्रस्तुति उनकी, फिर ये पैरोडी का भूत कहाँ से आ गया। मैंने हिम्मत करके कहा, मैम इस गाने के तो बोल बहुत ही अच्छे हैं, फिर आप अपने शब्द इसमें क्यों डालना चाहती हैं? मुझे अच्छा लगता है, बस एक आध दिन में आप इस गाने के शब्द बदलकर मुझे दे दीजिए। आप तो कवि हैं, आपके लिए ये काम मुश्किल नहीं होगा। उन्होंने एक तरह से निर्णय सुना दिया था। चंदा मेरी इस दयनीय स्थिति पर धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, बच्चू आज फंसे हो, बड़े कवि बने घूम रहे हो, अब तो पैरोडीकार भी बन जाओगे। मैंने और भी कई तर्क दिए थे, लेकिन मिसेस मखीजा पर कोई असर नहीं हुआ था। तो यह वह जरूरी काम था जिसके लिए मिसेस मखीजा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और चंदा जी को अपने घर इनवाइट किया था। अचानक बोली, चलो खाना तैयार है, खाने के बाद मैं आपको अपनी पसंद के 1-2 गीत सुनाऊंगी। इस फैसले के बाद न तो मेरा खाना खाने के लिए मन हो रहा था, न गाना सुनने के लिए। मुझे लगने लगा था जैसे मैं किसी खतरनाक षड्यंत्र में फंस गया हूँ। आधे अधूरे मन से मैंने खाना खाया था। लग रहा था कि अब मेरी नौकरी का खतरनाक दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि मैंने नौकरी और लेखन के बीच फासला बनाकर रखा हुआ था। लेकिन यहाँ तो सिर मुंडाते ही ओले पड़ रहे थे। मिसेस मखीजा ने 3-4 गाने सुनाए थे। मैंने उनकी तारीफ भी की थी औपचारिकतावश, क्योंकि वे पहले ही कह चुके हैं कि ना तो उनका खाना खाने में दिल लग रहा था और ना ही अब गाना सुनने का ही मन हो रहा था। उस वक्त जो मेरी मानसिक स्थिति थी, वे गाने मुझे सुनाई ही नहीं पड़ रहे थे। मेरा पूरा ध्यान तो अपने कवि की हत्या पर अटका था। किसी तरह से जान छुड़ाकर हम लोग वापस आ गए थे। घर आते ही चंदा ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था। वो जितना हंस रही थी, मैं उतना ही स्वयं को गहरे अवसादों में घिरा महसूस कर रहा था। रात भर मैं परेशान रहा, ये सब मैं कैसे कर पाऊंगा। सुबह जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा, ठीक से बैठ भी नहीं पाया था कि मिसेस मखीजा का फोन आ गया। कुछ बना वाल्मीकि जी? जी मैम, सर का राउंड हो जाए फिर कुछ सोचता हूँ। अरे उनकी चिंता क्यों करते हो, वे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। आराम से अपने ऑफिस में बैठो और कोशिश करो कि कम से कम लंच तक कुछ तो बना दो। जी मैम, जैसे ही कुछ बनता है मैं आपको फोन करूंगा। मैंने खुद की जान बचाने के लिए कह तो दिया था, लेकिन मैं ये काम कैसे कर पाऊंगा, ये अभी तक मन में संशय बना हुआ था। ठीक है, और उनका फोन बंद हो गया था। तो यहाँ ये मुझे जानकर अजीब लगता है कि ऑफिसर्स की बीवियों की इतनी चलती है डिफेंस में कि यदि वे चाहें कि सुबॉर्डिनेट काम ना करे तो साहब कुछ कह नहीं सकते। ये मेरे लिए थोड़ा एक अजीब सा अनुभव है। वैसे मैंने पर्सनल तौर पर किसी डिफेंस के व्यक्ति से मेरी उस तरह से जान पहचान कभी रही नहीं, इसलिए मुझे ये सब बातों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और इनमें पढ़कर, कथाओं में पढ़कर, आत्मकथाओं में या किस्से कहानियों में मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि कैसे वे मतलब ऑफिस के काम में दखल अंदाजियां कर लेती हैं। जान छुड़ाने की नियत से मैंने उस रोज उस फिल्मी गाने में अपने शब्द बैठा दिए थे। लंच में घर जाने से पहले मैंने वह पैरोडी मखीजा साहब को उनके ऑफिस में जाकर दे दी थी। उन्होंने पढ़कर कहा था, शब्द तो अच्छे हैं। मैंने कहा, मैम को जरूर पसंद आने चाहिए। आएंगे, जरूर आएंगे। मखीजा साहब ने मेरा उत्साह बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं जानना चाहता था कि उस समय मैं किस यातना से गुजर रहा था। मैं ही जानता था कि उस समय मैं किस यातना से गुजर रहा था। पता नहीं आगे मेरा क्या हश्र होने वाला है, यही सोच सोचकर मेरा दिल डूब रहा था। कवि मन के लिए तो ये एकदम आत्महत्या जैसी बात है। जो लोग कवि हैं, यदि उन्हें किसी दूसरे की कविता को अपने रूप में पिरोना पड़े तो ये बेहद दुखदाई हो सकता है। मैं भी छोटी मोटी कविताएं लिख लेती हूँ, कह लेती हूँ, लेकिन यदि किसी दूसरे के लिए ये सब काम करना पड़े तो ये बेहद दुखदाई होता है। शाम को जब मैं ड्यूटी के बाद घर पहुंचा तो मिसेस मखीजा का फोन आ गया था।
वाल्मीकि जी, गाना अच्छा बना है, सुनाती हूँ आपको। और उन्होंने पूरा गाना फोन पर गाकर सुना दिया था। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ रहा था, मेरे बुरे दिन शुरू हो रहे थे। अब हर रोज एक गाना लिखने की फरमाइश शुरू हो जाएगी, ऐसा आभास मुझे होने लगा था। मेरी आशंका सही साबित हुई थी। जब भी उन्हें किसी कार्यक्रम में जाना होता था, उनका फोन आ जाता था और वर्कशॉप के व्यस्ततम क्षणों में मुझे उनका गाना सुनना पड़ता था, और फिर एक नई पैरोडी। ये बेहद अजीब बात है कि ऑफिस के कामों में इतनी ज़्यादा ऑफिसर्स की पत्नियों की दखल अंदाजी ये मेरे गले नहीं उतर रहा है। जब तक मैं जबलपुर में रहा, ये सिलसिला जारी रहा, और उस दौरान मैंने एक भी कविता नहीं लिखी थी। मिसेस मखीजा ने जैसे मेरी कविताएं सुखा दी थी, जो मेरे लिए गहरे अवसाद का कारण बन रहा था। लेकिन मिसेस मखीजा का व्यवहार मेरे और चंदा के लिए अपनेपन से भरा हुआ था। वह चंदा का बेहद ख्याल रखती थी, सर्वगुण संपन्न महिला थी। उनका फिल्मी गानों की पैरोडी बनाकर मंचों पर उनको गाना मेरे गले कभी नहीं उतरा। यह उनका शौक कुछ अलग तरह का था। जिस तरह का सुरीला उनका गला था, वे एक अच्छी गायिका बन सकती थी, लेकिन उनके इस अजीब से शौक ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया, ऐसा मुझे लगता है। हर रविवार को आधा पौना घंटा चंदा अपनी अम्मा से फोन पर बात करती थी। उनके पड़ोस में एक परिवार था जिसके घर फोन था। उनसे ही कह रखा था कि यदि रविवार को अम्मा को फोन पर बुला दें तो हम बात कर सकते हैं। वे मान गए थे, भले लोग थे। फोन पर अम्मा का एक ही आग्रह रहता था, वापस देहरादून कब आ रहे हो। तो अम्मा का हमेशा यही आग्रह रहता था उनकी कि वापस देहरादून कब आ रहे हो, जबकि वे इनके साथ जबलपुर जाने के लिए तैयार थी। लेकिन चंदा जी के अब्बा जी, वे जाने के लिए तैयार नहीं थे। यदि वे चले जाते तो चंदा जी और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की भी काफ़ी हद तक परेशानी का हल निकल जाता। माँ बाप के लिए परेशान होना नहीं पड़ता उन्हें। थोड़ा सा बुजुर्गों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यदि अम्बेडकरनामा सुनते हैं और इस एपिसोड को सुन रहे हैं तो इतना हट ना पालें। यंग जनरेशन के साथ भी थोड़ा कदम ताल मिलाने की कोशिश करें। एक रोज चंदा ने कहा कि मिसेस मखीजा साहब से बात करके देखो, शायद कुछ मदद कर सके। मैंने कहा कि कोशिश करते हैं, पता नहीं कुछ कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि ट्रांसफर ऑर्डर ऑर्डिनेंस बोर्ड कोलकाता से आते हैं। अगले रोज मैंने मखीजा साहब से अपनी समस्या का जिक्र किया। उन्होंने कहा, आप एक आवेदन लेकर आओ, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। उनका रवैया सकारात्मक था, यह मैंने महसूस किया। अगले ही रोज मैंने ट्रांसफर के लिए एक आवेदन मखीजा साहब को दे दिया था, जिस पर अपना मत लिखकर उन्होंने चेयरमैन बोर्ड कोलकाता से मेरे स्थानांतरण की सिफारिश की थी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि मौका मिलते ही वे चेयरमैन से बात भी करेंगे। एक रोज वर्कशॉप का राउंड लेते हुए उनकी नजर एक साइड में पड़े कुछ कंपोनेंट पर गई। उन्होंने मुझसे कहा, आपको पता है, ये कंपोनेंट पिछले कई वर्षों से इसी तरह पड़े हैं, किसी ने इन्हें छुआ तक नहीं। देखो, शायद आपके हाथ लगाने से ये इंस्ट्रूमेंट असेंबल हो जाए, कोशिश करके देखो। मैंने उस इंस्ट्रूमेंट की ड्राइंग मंगाकर देखी और उन कंपोनेंट्स को एक एक कर बाहर निकाला। वर्कर और स्टाफ की एक टीम बनाकर काम शुरू किया। टीम ने काफ़ी लगन से काम किया था। कुछ लोग वर्कशॉप में ऐसे भी थे जो लगातार यही कहते रहे कि ये यहाँ असेंबल नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे हमारा काम आगे बढ़ने लगा और हम उस यंत्र की अंतिम असेंबली तक आ गए थे। बस उनका हाइड्रोलिक टेस्ट बाकी था, जो काफ़ी मुश्किल और खतरे से भरा हुआ था। टेस्ट के समय यंत्र के फटने का डर था, जिसमें किसी की जान भी जा सकती थी। तो मखीजा साहब को उनके ऊपर पूरा यकीन रहा होगा, उनकी ड्राइंग्स को लेकर, उनके तजुर्बे को लेकर, उनके रिकॉर्ड्स को लेकर। इसलिए शायद वह ये हिम्मत जुटा सके कि जो काम कोई और ना कर सका, जैसे सीवर वाला जो आवासीय कॉलोनी का दुकानदारों का वसूली का काम था, वे भी कोई और ना कर सका और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने कर दिखाया। तो यही सोचकर मखीजा साहब को लगा होगा कि हो सकता है ये काम भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का हाथ लगते ही हो जाए, क्योंकि असाध्य काम उन्होंने हमेशा साध्य करके दिखा दिए। मैंने मखीजा साहब से बात की। मैंने कहा, सर, हमें ये सेफ्टी गार्ड की ज़रूरत है टेस्ट करने के लिए। आप इजाज़त दें तो हम यहीं वर्कशॉप में इसे बना सकते हैं।
हमारे प्रस्ताव को उन्होंने मान लिया था और अगले ही दिन सेफ्टी गार्ड बनाने में हम सफल हो गए थे। सीमेंट और कंक्रीट से हमने एक सेफ्टी गार्ड बना लिया था। जब पहले यंत्र का टेस्ट हम कर रहे थे तो वर्कशॉप के काफी लोग उसे देखने आने लगे थे, लेकिन हमने वहां भीड़ नहीं लगने दी थी। जो काम पिछले 5 वर्षों में नहीं हुआ था वह आज हो रहा था। यह एक आश्चर्यजनक घटना थी। पहले ही टेस्ट में हम सफल हो गए थे। हमने एक साथ 5 यंत्र बनाए थे जिनमें से पहला पास हो गया था। यह खुशखबरी जब हमने मखीजा साहब को दी तो वे खुशी से उछल पड़े थे। मैंने कहा, सर एक बार यदि आप स्वयं भी देख लें तो हमें भी खुशी होगी। हमने 5 यंत्रों का टेस्ट कर लिया था। पहले रोज मखीजा साहब जब आए तो उन्हें दिखाने के लिए हमारे वर्कर बेहद उत्साही दिख रहे थे। यंत्र का टेस्ट उनके सामने भी सफल रहा था। उन्होंने सभी वर्कर्स और स्टाफ को शाबाशी दी थी और साथ ही उन्हें सम्मानित करने का भी आश्वासन दिया था। यह घटना मेरे जीवन की एक उपलब्धि है जो मैंने इस नौकरी के बीच हासिल की थी। तमाम अंतर विरोधों के बीच यह उपलब्धि एक प्रकाश बिंदु की तरह मुझे रोशनी दे रही थी। ये वे काम था जिसे दूसरे लोग नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक कि समझ भी नहीं पा रहे थे उस काम को, जो काम 5 सालों से पेंडिंग पड़ा था, जिसके ड्राइंग्स को समझना पेचीदगी से भरा हुआ था, जिसको असेंबल कोई नहीं कर पा रहा था। वे काम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने कर दिखाया था। अपनी गाड़ी में बैठने से पूर्व उन्होंने कहा, वाल्मीकि कल बोर्ड से मेंबर्स आ रहे हैं, क्या ये ट्रायल उनके सामने रख सकते हो? क्यों नहीं सर, आप बताइए हमें कितने बजे तैयार रहना है? मैं आपको फोन पर बता दूंगा, आप लड़कों को तैयार रखना। ठीक है सर, मैंने उन्हें आश्वस्त किया। अगले रोज मेंबर्स सीधे हमारी ही वर्कशॉप में आ गए थे। शायद इसकी असेंबलिंग कुछ खास काम होगा देश की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिसे सीधा देखने के लिए पहुंच गए इनकी वर्कशॉप में। वर्कर्स और स्टाफ ने उस ट्रायल को भव्य तरीके से दिखाया था। यंत्र के बारे में पूरी जानकारी डिस्प्ले की गई थी। टैंक और गन के सिस्टम को यह यंत्र किस तरह से संचालित करेगा, यह सब वहां दिखाया गया था। हमारा ट्रायल मेंबर के सामने भी सफल रहा था। मखीजा साहब ने मेंबर सीपी अग्रवाल से मेरा परिचय कराते हुए कहा था कि इनकी ही टीम ने इस असंभव काम को संभव कर दिखाया है। पिछले 5 साल से ये कंपोनेंट पड़े थे और जंग खा रहे थे। मिस्टर वाल्मीकि ने इन्हें निकालकर दोबारा काम शुरू किया तो देखिए यह सब हो गया। हमारे 5 यंत्र तैयार हैं। सीपी अग्रवाल ने मुझे बधाई देते हुए कहा था, अपनी टीम का नाम बोर्ड में भेजो, मैं कोशिश करूंगा इन सबको सम्मानित किया जाए। आप अपना नाम भी साथ में भेजना। मैंने कहा, सर आपका धन्यवाद जो आपने इतने उत्साहवर्धक शब्द मेरे लिए कहे। मैं आज ही अपने वर्कर्स और स्टाफ के नाम भेजता हूं, लेकिन सर मुझे अवार्ड नहीं चाहिए। अग्रवाल जी ने मेरी और आश्चर्य से देखा और पूछा, क्यों? सर अवार्ड की जगह मुझे ट्रांसफर चाहिए, वह भी देहरादून। मैंने अवसर का लाभ उठाने की कोशिश की। मैं जानता था यदि अग्रवाल साहब के मन में ये बात बैठ गई तो मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। मखीजा साहब ने भी उनसे कहा, सर ये पारिवारिक कारणों से ट्रांसफर चाह रहे हैं, यदि कुछ हो सके तो आप देख लीजिएगा। मखीजा साहब का इस सकारात्मक पक्ष देखकर मैं मन ही मन उनके प्रति गदगद हो गया था। आपने आवेदन भेजा है बोर्ड को? अग्रवाल साहब ने पूछा। जी सर भेजा है, मैंने उत्तर दिया। ठीक है, उसकी एक प्रति आप मुझे दीजिए, उन्होंने कहा। मैंने आवेदन की एक प्रति उनको दे दी थी। 1 हफ्ते बाद ही मेरा स्थानांतरण देहरादून हो गया था। इतनी त्वरित कार्यवाही की मैंने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि अभी काफी अड़चनें बाकी थी जिनसे पार पाना था। तो ये होता है कि काबिल एम्प्लॉयज की कदर देर सवेर सभी को करनी पड़ती है। और डिफेंस के बारे में काफी नए खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं। मसलन शायद हम लोगों की या आम जनता की नॉलेज में होता भी नहीं है कि कितनी चीजें अनअसेंबल्ड तरीके से वहां पड़ी रहती हैं, जिनकी असेंबल होने की गुंजाइश नाम मात्र को होती है। यदि कोई वहां पर ऐसा कामगार पहुंच गया, ऐसा ऑफिसर पहुंच गया या ऐसा काम करने वाला व्यक्ति पहुंच गया जो वाकई उन सबकी समझ रखता है, तब तो वे असेंबल हो सकते हैं। अदरवाइज क्या वो ऐसे ही पड़े रह जाते होंगे? ये एक जानकारी का विषय तो बनता ही है, आखिर इस देश के नागरिक हम भी हैं। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।